तो बच्चे आज का जो चैप्टर है वो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किस तरीके से लक्षण एक संतति से दूसरी संतति में पहुंचते हैं, इस बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि इन कारणों का उत्तरदायी कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो भी जानेंगे। साथ में मेंडल एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज मेंडल, उनका क्या योगदान रहा आनुवांशिकता के जगत में, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा आनुवांशिकता। शारीरिक आनुवांशिकता दो भागों में विभाजित की गई है। पहली बात तो आनुवांशिकता वो कहते हैं जो किसी माता पिता से आने वाले वंशों में उनका लक्षण जाना, या पूर्वजों से उनके जो लक्षण है वो आने वाली संतति में, पीढ़ियों में उन लक्षणों का स्थानांतरण होना, उसको कहते हैं आनुवांशिकता। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप में से जो कदकाठी, नैन नक्श, रंग रूप जो होता है, माता या पिता में से भी मिलता जुलता कई बार बच्चों में देखा जाता है। या कभी कभी हम देखते हैं दादा में, चाचा में, भाई बहनों में जिस तरीके का प्रभाव पड़ता है, उस तरीके से हमारे संतति के अनुसार जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो आने वाली संतति में पाए जाते हैं। उसको ही आनुवांशिकता कहा जाता है। आनुवांशिकता को दो प्रकार से पढ़ा जाएगा। पहला है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरा होगा जनन कोशिका विभिन्नता। ये जो आनुवांशिकता है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है शारीरिक कोशिका के कारण, जो शरीर की कोशिकाएं हैं, अन्य कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा विभिन्नताएं, और दूसरा जो होता है वो होता है जनन कोशिका विभिन्नता। तो जनन कोशिका विभिन्नता में क्या होता है ये जानेंगे, और शारीरिक में क्या होता है ये जानेंगे। शारीरिक में बच्चे आप कह सकते हो जो जन्म लेने के बाद बदलाव हुए हैं, जैसे कि हमने कानों में छेद करा लिया, ये हमारे जन्म से नहीं थे। हमने हेयर कट करा लिया, ये हमारे जन्म से नहीं थे। ठीक है। या फिर कोई एनिमल होता है, उसकी पूंछ काट देते हैं, वो भी उसका जन्म से नहीं था। ऐसे जो बदलाव होते हैं उनको हम शारीरिक कोशिकाओं की विभिन्नता कहते हैं। बदलाव तो नजर आया, लेकिन जन्म के बाद मनुष्यों के हस्तक्षेपों से आया, अपने आप ही जन्म से नहीं था। तो जन्म के बाद जो बदलाव हम करते हैं उनको कहा जाता है शारीरिक कोशिका विभिन्नता। ये विभिन्नताएं भी आनुवांशिकता होती हैं, परंतु जन्म लेने के उपरांत। उसके बाद है जनन कोशिका विभिन्नता। जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका वो होती हैं जो निषेचन के दौरान जो नई संतति बनती है उनके अंदर जो बदलाव होते हैं, जन्म से ही बदलाव होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर वो बदलाव पहले से ही होते ही हैं, तो उनको हम कहते हैं जनन कोशिकाओं के कारण जो विभिन्नताएं हुई हैं वो आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जबकि शारीरिक कोशिकाओं के कारण जो बदलाव दिखते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। ठीक है। तो जनन कोशिकाओं में हम कह सकते हैं उनके कारण जो बदलाव होते हैं, जनन के द्वारा जो नई संतति आई है और उसके अंदर जन्म से ही उसकी कोशिकाओं में बदलाव है, उसे हम जनन कोशिका की विभिन्नता कहते हैं। जैसे आंखों का रंग भूरा होना, किसी की नीली आंखें होती है, किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी की हरी, ज्यादातर लोगों की ब्लैक होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं, ये भी आनुवांशिकता होती है। आप एक और लक्षण देख सकते हैं, ये भी आनुवांशिकता है, जनन से ही है। जैसे कि जो कान के पल्ले होते हैं, पल्लिका होती है, ये देखो जुड़ी हुई होती है। जैसे मेरी यहाँ से गैप है, किसी किसी का डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी क्या है, आनुवांशिकता है। ये भी जनन कोशिका की विभिन्नताएं हैं। ठीक है। ये क्रोमोसोमल बदलाव होते हैं, जिसको गुणसूत्र भी कहा जाता है। आगे हम ध्यान देंगे। आशा है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे हम बढ़ते हैं, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, किस प्रकार से संचयन होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है ये बता देती हूँ मैं आपको। तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन,
इसमें बच्चे जनन भी दो प्रकार से होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन जीव जंतुओं में वो जनन होता है जिसमें नर और मादा दोनों ही होते हैं और दोनों के फर्टिलाइजेशन संचयन होने के कारण वहां पर नई संतति उत्पन्न होती है जिसमें नर और मादा दोनों का रोल होता है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक ही जीव, एकल जीव अपने ही शरीर का विभाजन कर अपने ही शरीर से, अपने ही जो संरचना है उससे नई संतति को उत्पन्न करते हैं, उनको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बच्चे मैं इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ आनुवांशिकता से रिलेट करते हुए। लैंगिक जनन में जैसा कि हम जानते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं, जिस कारण से नर में जो लक्षण है और मादा में जो लक्षण है वो दोनों ही लक्षण आने वाली संतति में पाए जाते हैं। तो इससे बच्चे के अंदर विभिन्नताएं होने के ज्यादा चांस होते हैं और वातावरण में अनुकूलन करने के, उसमें अपने आप को ढालने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो नर और मादा उन दोनों के लक्षण आने वाली संतति में आते हैं। तो कुछ विशेषताएं नर में होती है, कुछ विशेषताएं मादा में होती हैं, वो दोनों ही विशेषताएं आने वाली संतति में पहुंचती हैं, जिससे कि जो आने वाली संतति है वो अपने आप को सफल तरीके से सुचारू रूप से अपने जीवन को उस वातावरण में ढालकर सुचारू रूप से जीवन को यापन कर सकते हैं। परंतु अलैंगिक जनन में क्या होता है, नई संतति तो आती है और होता क्या है उसमें, जो नई संतति आती है उसमें केवल एक जीव है, जिस कारण से उसमें ज्यादा लक्षण नए प्रकार के नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक जीव है, जैसे कि मान लीजिए अमीबा है ना, अमीबा है, वो क्या करेगा, अमीबा में अपने आप को ही दो भागों में विभाजित करेगा और जब वो दो भागों में अपने आप को ही विभाजित करेगा तो अपने को दो बराबर भागों में बांट देता है। इस तरीके से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। तो क्या हुआ, इसमें कोई नया जीव तो आया नहीं जो कुछ नए लक्षण हो और आने वाले संतति में आ जाए। यहाँ पर क्या है, अपने ही शरीर को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ऐसे में ज्यादा नए लक्षण नहीं आते और इस तरीके से उनमें नए बदलाव भी ज्यादा नहीं पाए जाते। तो अगर प्रश्न आए आपके एग्जाम में कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से ज्यादा लाभकारी क्यों है, तो आप इसको जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। थोड़ी सी बातें और बता देती हूं मैं आपको। ये जो लैंगिक जनन में होता है, आपको पता है कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ये है केंद्रक, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इस केंद्रक को अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं, ये मान लीजिए सिर्फ केंद्रक है, मैंने इसको बड़ा करके दिखाया आपको। केंद्रक के अंदर क्या होता है बच्चे, गुणसूत्र होते हैं, अनुवांशिकता के लक्षण कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ये क्या है, गुणसूत्र है, ये जो बनाकर मैंने दिखाया ये गुणसूत्र है, इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम्स। आप हिंदी में क्रोमोसोम्स भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमोसोम को मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो देखिए इसमें किस प्रकार के लक्षण, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लीजिए ये गुणसूत्र है, इस तरीके से बना हुआ है, पहले कोशिका थी, इसके अंदर केंद्रक है, फिर मैंने केंद्रक को बड़ा करके दिखाया, केंद्रक के अंदर अनुवांशिकता के लक्षण पाए जाते हैं जो कि गुणसूत्र है। अब गुणसूत्र को मैं अकेला लेकर आपको बड़ा करके समझा रही हूँ। जब गुणसूत्र को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, ये एक गुणसूत्र है, धागे जैसी संरचना हमको दिखाई देती है। गुणसूत्र एक ऐसी पद्धति है जो कि लक्षणों को एक संतति से, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम करती है। गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन के कुछ समूह होते हैं, इस प्रकार से दिखाई देते हैं वो, जैसा कि मैं इस बोर्ड पर बना के आपको दिखा रही हूँ। इनको हम कहते हैं जीन्स, जीन, बहुत सारे होंगे तो जीन्स, ठीक है, इंग्लिश में इस तरीके से कहते हैं। ये जो गुणसूत्रों के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं ना,
यही लक्षणों को निर्धारित करते हैं, आंखों के रंग को, स्किन की टोन को, ब्लैक है, व्हाइट है या गेहुआ रंग है, और बालों के कर्ली होना, हाइट इंक्रीज होना, ये जो भी लक्षण हैं जो जन्म से प्राप्त होते हैं, वो सब ये जीन, हर एक जीन अलग अलग लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, लैंगिक जनन में मनुष्य के अंदर टोटल 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, और जब जनन करते हैं तो 23 जोड़े मतलब कि कितने हो गए, 46। एक एक करके गिने जोड़े हैं, मतलब एक एक जोड़ा, दो जोड़े, ऐसे अगर एक एक करके गिने तो 46, जोड़े में गिने तो 23। ये 23 जोड़े होते हैं, इनमें से जब निषेचन होता है तो जोड़े नहीं, सिंगल गिनती के 23 गुणसूत्र मादा से आते हैं और 23 नर से आते हैं, और वो मिल करके जोड़े बनाते हैं और 23 23 हो जाते हैं 46। इस तरीके से जो नई संतति बच्चा होता है उसमें दोनों के लक्षण मिक्स पाए जाते हैं। अब है विभिन्नता के लाभ, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, मैंने कान का तो आपको बताया था, कान के पल्ली का, अब एक और है जीभ का। जैसे कई लोग, आप अपनी जीभ निकाल करके देखिए, कईयों की जीभ मुड़ जाती है और कईयों की जीभ सीधी निकलती है। तो जो सीधी जीभ निकलती है, फोल्ड नहीं होती अपने आप, बिना टच करे आप जीभ को बाहर निकाले तो वो फोल्ड नहीं होती। अगर वो फोल्ड होती है तो वो भी अनुवांशिकता लक्षण है, अगर सीधी निकलती है तो वो भी अनुवांशिकता लक्षण है। हर किसी की जीभ मुड़कर, अगर वो मोड़कर निकालना चाहे तो नहीं होगा, आप ऐसा बैठ करके वहां कर सकते हैं। और अगर आप सीधी जीभ निकालते हैं तो भी वो हर किसी की सीधी नहीं, कईयों की मुड़कर निकलती, कईयों की सीधी होती है। ये सब भी अनुवांशिक लक्षण है, ये कोई बीमारी या रोग नहीं है। कई बच्चे सोचे कि हमारी फोल्ड नहीं होती तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ये सिर्फ मात्र एक अनुवांशिक लक्षण है। आगे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ाने जा रही हूँ, वो है मेंडल का अनुवांशिकता के जगत में योगदान। मेंडल एक वैज्ञानिक रहे, जॉर्ज मेंडल, और इन्होंने बहुत पहले ही अनुवांशिकता के विषय में बहुत कुछ बता दिया था, पर सही तरीके से इसको डिफाइन ना करने के कारण इनकी उस समय पर, जिस समय इन्होंने बताया था, ज्यादा विशेषताएं उजागर नहीं हुई थी। बाद में समय रहते जब दूसरे साइंटिस्टों ने इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया, तब पता चला कि जो मेंडल के द्वारा प्रमाणित किया गया था वो बिल्कुल सही था, और फिर तब से ही मेंडल को पिता कहा गया अनुवांशिकता के जगत का। तो इन्हें फादर कहते हैं जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकता की पढ़ाई, उसमें ये सबसे विशेषज्ञ रहे, इनको उनका पिता माना जाता है, फादर माना जाता है। तो जॉर्ज मेंडल ने क्या क्या बताया वो हम देखेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी, बड़े आराम से समझना बच्चे, बहुत ही आसान है। मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। अनुवांशिकता में मेंडल का योगदान। मेंडल का क्या योगदान रहा, उन्होंने वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा था, उनका जो किचन था, किचन गार्डन, किचन के पीछे गार्डन बगीचा बना लेते ना, उसमें वो क्या करते थे, बगीचे में फल उगाते थे, सब्जियां उगाते थे। तो उनको इस चीज में रुचि थी, उन्होंने क्या करा, मटर की, कई मटर के पौधे उगाए। तो उन्होंने देखा कि पीली मटर भी मिल रही है, हरी मटर भी मिल रही है, कोई मटर का पौधा छोटा है, पी प्लांट, और कोई पी प्लांट टॉल है, टॉल मतलब लंबा है, शॉर्ट, डॉर्फ मतलब छोटा है। तो कई डॉर्फ है, कई टॉल है, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई हरे रंग के हैं, किसी का फूल सफेद रंग का है, किसी का गुलाबी है, किसी का पर्पल है। तो उन्होंने देखा मटर में तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं, जबकि प्रजाति ये एक ही है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मटर में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई गई, इसलिए उन्होंने अनुवांशिकता की और भी आगे स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मटर के पौधे को ही चुना, क्योंकि इस एक पौधे में अनेक भिन्नताएं थी, इसलिए इन्होंने इसको लिया। और इन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो उसे कैसे प्रमाणित किया वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे दो प्रकार के लक्षण इन्होंने बताए, एक था प्रभावी लक्षण और दूसरा था अप्रभावी विशेषक, विशेषक कहो या लक्षण, ठीक है। दूसरा है अप्रभावी। सब कुछ ठीक से चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग
तो प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक ये लक्षण है। कैसे होता है? प्रभावी विशेषक को जो लक्षण ज्यादा प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा एक एनिमल ने, डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, उन्होंने कई सारे पपीज को बर्थ दिया। फीमेल डॉग ने क्या करा? बच्चों को जन्म दिया, पपीज को। तो वहां पर हम देखते हैं कि कई सारे जो बच्चे हुए हैं डॉग के, फीमेल डॉग से, वो उसमें क्या है, एक ही रंग के ज्यादा हैं, और एक दो बच्चे हैं वो अलग पैटर्न है, पैचेस हो सकते हैं, व्हाइट कलर या कुछ और कलर है, लेकिन ज्यादातर बच्चे एक ही रंग के हैं, है ना, उनके जो बालों का रंग होता है। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर में वो लक्षण आया क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है, इसलिए वो ज्यादा जनरेशन में दिखाई दे रहा है। ऐसे हम लोगों में भी आप देखते हो, हम लोग घर में अगर 2-4 भाई बहन है तो हम देखते हैं कि कई बच्चे मम्मी पर ज्यादा जाते हैं, कई बच्चे पापा पर कम जाते हैं। अगर वो 4 बहन भाई हैं तो हम देखते हैं कि 3 बच्चे लंबे हो गए, एक बच्चा छोटा है, या एक बच्चा लंबा है, बाकी 3 छोटे हैं, तो घर में माता या पिता में से कोई ना कोई लंबा होगा। तो जो लंबे जा रहे हैं वो जो उस बच्चे में वो प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। तो प्रभावी लक्षण जो अपने आप को प्रत्यक्ष कर सके और दूसरे लक्षण को दबा दे। होते 2 लक्षण है, लेकिन एक का प्रभाव उस बच्चे में ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम जो भी प्रभावी लक्षण होंगे उनको बड़ी एबीसीडी कैपिटल लेटर्स में दिखाएंगे। मान लीजिए हम लंबे पौधे की बात करेंगे तो उसको हम बड़ी टी से दिखाएंगे, और जो छोटा पौधा होगा उसको हम स्मॉल टी से दिखाएंगे। एबीसीडी एक ही होगी, लेकिन जो प्रभावी लक्षण होगा वो बड़े से दिखाएंगे, और जो अप्रभावी लक्षण होगा उसको हम उसी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, और हमेशा जोड़े में लेते हैं, क्योंकि जो भी लक्षण होते हैं वो जोड़े में चलते हैं। तो इस तरीके से दिखाए जाएंगे। आप समझ जाएंगे जब भी प्रभावी लक्षण की बात हो तो आप हमेशा उसको बड़ी एबीसीडी कैपिटल लेटर में लेंगे, और जो अप्रभावी लक्षण होगा उसको छोटे स्मॉल लेटर्स में लेंगे। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देखिए आप। यहाँ पर हम पौधों की लंबाई के बारे में सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहली जो संतति है ये मान लीजिए जनक है, जनक मतलब माता पिता। मेंडल ने क्या करा? जनक को लिया, एक नर और एक मादा, उसमें से मान लीजिए ये मादा है फीमेल और नर है मादा मेल, सॉरी मादा फीमेल और नर मेल। तो मेल के लक्षण क्या है? बड़ा पौधा है। फीमेल के लक्षण क्या है? छोटा पौधा है। इन दोनों को जब जनन कराएंगे, निषेचन होगा, तो यहाँ पर क्या लिए जाएंगे? गैमेट्स लिए जाएंगे, जिसको जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका को कहते हैं युग्मक। युग्मक में क्या आएगा? इसमें से एक लक्षण आएगा और इसमें से एक। ठीक है, एक एक लेंगे, फिर इनका निषेचन कराएंगे। निषेचन कराने के बाद जो पहली संतति आती है उसको F1 कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने उसको फ्लायल 1 कहा था, मतलब पहली जनरेशन। F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन। तो यहां से एक लक्षण लिया, यहां से इन दोनों का लक्षण लिया, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो पहली संतति में ये लक्षण आएगा। जब ये लक्षण आया तो पौधा पता है कैसा था? पौधा लंबा था। मतलब अगर एक भी प्रभावी लक्षण आ गया है, अगर दोनों टी हो या एक टी हो, एक भी प्रभावी लक्षण है तो वो अपना प्रभाव दिखाई देगा। छोटा पौधा नहीं होगा, पौधा कैसा होगा? लंबा, क्योंकि लंबे पौधा इस तरीके से था, लंबा था वो, और छोटा पौधा इस तरीके से था। इन दोनों का निषेचन कराया तो यहाँ पर एक गैमेट लिया, तो यहाँ लंबे का लक्षण था पौधे में और यहाँ छोटे होने का। इन दोनों का निषेचन कराया तो मिक्स है, लेकिन मिक्स में भी अगर फिजिकली आप देखो उसको तो पौधा लंबा दिखाई देगा, लेकिन ये ओरिजिनल है, ये मिक्स ब्रीड है, न्यू जनरेशन आई है। ये अंतर हमें बाद में दूसरी संतति, दूसरी जनरेशन जब आएगी तब दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये मिक्स है, फिर भी पौधा बिल्कुल इसकी तरह ही दिखाई देता है। ये है F1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसके प्रभाव को दिखने नहीं दिया, इसलिए इसको अप्रभावी विशेषक कहा गया था यहाँ पर। तो इतना समझ में आया होगा। अब इसका मैं आपको, अभी हमने F1 जनरेशन जो ली थी उसको ही आपस में निषेचन कराएंगे। यहाँ पर TT है और यहाँ पर भी TT है। अब इन दोनों का आपस में कराएंगे, ये जनक है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका प्यूनेट स्क्वायर से निकालेंगे। इस तरीके से बनाना होता है।
यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, एक बॉक्स खाली छोड़ना होता है, इसको खाली छोड़िए हमेशा, और जो जनक है उसका एक एक लक्षण ले लीजिए। और यहाँ पर जो बॉक्स छोड़ा हुआ है इसी के नीचे, जैसे यहाँ है पैटर्न, पहले बड़ा लिखा है तो बड़ा लिखिए, छोटा है तो छोटा लिखिए। अब इन दोनों का निषेचन कराएंगे, यहां से शुरू करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो दोनों बड़े टी कैपिटल लेटर में आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आएगा। हमेशा पहले बड़े अल्फाबेट को लेते हैं, बाद में छोटे अल्फाबेट को। फिर इसका इससे करेंगे तो भी इस तरीके से आएगा, आगे हम कैपिटल लेटर लेंगे, बाद में स्मॉल, फिर इसका इससे करेंगे तो स्मॉल टी दोनों। तो ये हमारी जो आई जनरेशन, ये हमारी F2 जनरेशन आई। ये पहली संतति थी, इनका ही आपस में निषेचन कराया तो पौधों में क्या हुआ, दूसरी संतति आ रही है। तो दूसरी संतति देखेंगे हम कैसी है, एक जैसी कौन कौन से हैं, इसका फिनोटाइप निकालेंगे। फिनोटाइप होता है बच्चे शारीरिक लक्षण बाहरी रूप से देखना, रंग के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से देखना। तो लंबे पौधे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, इसमें अगर एक भी बड़ा प्रभावी लक्षण है तो ये भी लंबा ही पौधा दिखाई देगा, देखो यहाँ दिख रहा था, ये भी लंबा पौधा। तो जो लंबे पौधे हैं वो कितने हो गए, 3, और जो छोटा पौधा है वो केवल 1। तो फिनोटाइप का अनुपात, तो शारीरिक जो हम बाहरी रूप से देख रहे हैं उसका लक्षण कैसा आ रहा है, 3:1। तो हमेशा 3:1 ही आता है यदि लक्षण एक है। यहाँ पर केवल एक ही लक्षण है, वो है हाइट से रिलेट, ऊंचाई से रिलेट। तो ऊंचाई की जब भी बात करी गई है तो वहां पर लक्षण हमेशा 3:1 आता है। अब निकालेंगे जीनोटाइप, अनुवांशिकता के अनुसार देखेंगे। तो इसमें क्या करते बच्चे, एबीसीडी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन कौन से हैं, टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो एक जैसे हैं तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, और ये स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना है, एक ही बार है। एबीसीडी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये टी कितनी बार है, टी छोटे और बड़े 2 बार, और ये 1 बार। तो जीनोटाइप निकाला इसका तो आएगा 1:2:1, 1:2:1। तो आशा है आपको ये पूरा समझ आ गया हो।